हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे क्रैश कोर्स का। इस क्रैश कोर्स में आपको हर चैप्टर का जितने भी पॉइंट वाइज क्वेश्चन होंगे उस सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझने को मिलेगा। कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर का जितना भी आपको क्वेश्चन और टॉपिक आते हैं वो हर टॉपिक का एज अ क्वेश्चन और आंसर के तौर पे उसका हम लोग और सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है और इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन होगा, क्वेश्चन विद आंसर, एंड इसके पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा। इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत लॉन्ग है, इसलिए एक वीडियो में पूरा बता पाना बहुत मुश्किल है और आपके पास भी टाइम नहीं है कि एक साथ आप पूरे वीडियो को देख सकें। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे अधिक से अधिक इस वीडियो में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इसे आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। क्रैश कोर्स के रूप में जितने टॉपिक है वो सारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन, और इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में, वो बोर्ड की एग्जामिनेशन में चाहे ऑब्जेक्टिव हो या शॉर्ट, इसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन कि कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर रेशम पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है, क्या इससे रेशम के कपड़े का द्रव्यमान बदल जाता है। ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं, यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर रेशम पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। देखिए, कांच और रेशम दो प्रकार के वस्तु हैं और दोनों को अगर रगड़ते हैं तो एक पर ऋणात्मक और दूसरे पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो सवाल ये है कि किस पर पूछ रहा है, तो रेशम के कपड़े पर, तो कहेंगे रेशम के कपड़े पर जो आवेश का मान होगा वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा? आवेश का मान ऋणात्मक होगा। याद रखिएगा, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर, सपोज दैट दिस इज द, मतलब ये कांच है, कांच की छड़ है और ये रेशम का कपड़ा है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो रेशम का कपड़ा जो होता है वो ऋणावेशित और कांच की छड़ जो होता है वो धनावेशित हो जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन है कि क्या इससे रेशम के कपड़े का द्रव्यमान बदल जाएगा। यस, द्रव्यमान तो बदलेगा, क्योंकि जो ऋणात्मक होते हैं उस पे द्रव्यमान का मान कुछ वृद्धि हो जाता है और जो धनात्मक होते हैं उस पे द्रव्यमान की कमी हो जाता है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, रेशम पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। रेशम के कपड़े पर कुछ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाने के कारण इस पे द्रव्यमान की मात्रा वृद्धि हो जाती है। और कितना वृद्धि होगा? लगभग 10 का पावर -23 ग्राम बढ़ जाता है। याद रखिएगा, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनात्मक और रेशम की कपड़ा ऋणात्मक हो जाता है। और कितना द्रव्यमान रेशम का कपड़ा ले लेता है? लगभग 10 का पावर -23 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूखे बालों में कंघी फिराने के बाद कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्यों आकर्षित करने लगती है। बरसात के दिनों में ऐसा नहीं होता है। देखिए, अक्सर आप लोग बाल झाड़ते होंगे तो बाल झाड़ने के दौरान ये अगर छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो ये कागज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि इस पे आवेश हो जाता है। लेकिन बरसात के दिनों में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बरसात के दिनों में नमी के कारण आवेश अन्यत्र चला जाता है, इसलिए ऐसा मीन्स आकर्षित नहीं कर पाता है छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को। तो इसको आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि बालों में कंघी फिराने से कंघी आवेशित हो जाती है और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास
यह कंघी लाने पर कागज के टुकड़े को प्रेरण द्वारा आवेशित कर लेती हैं और कागज में विपरीत आवेश के कारण वो कंघी की ओर आकर्षित होने लगती हैं। बरसात में नमी के कारण आवेश अन्यत्र चले जाते हैं, ये बरसात के दिनों में ऐसा नहीं होता है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। धातु के गोले को विद्युत से आवेशित किया जाता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? आवेशित करने का मतलब क्या हुआ कि या तो वो ऋणावेशित होगा या तो धनावेशित। यदि ऋणावेशित होगा तो उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान अधिक हो गया और धनावेशित है तो उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कमी हो गया। ध्यान से समझिएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं 2 नंबर में, ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर के 2 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर धातु के गोले को विद्युत से आवेशित किया जाता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, यदि गोला ऋणावेशित है या तो गोला धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित होगा। यदि गोला ऋणावेशित है तो इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है। अगर कोई गोला अगर ऋणावेशित है तो इसमें क्या कर दिया गया? इलेक्ट्रॉन को दे दिया गया है। यदि गोला धनात्मक है तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि गोला धनावेशित है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है। आवेशित होने का मतलब यही है कि यदि गोला ऋणावेशित है तो उसके इलेक्ट्रॉन को दे दिया गया है। अगर गोला धनावेशित है तो उससे इलेक्ट्रॉन को ले लिया गया है। तो ये क्वेश्चन हुआ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेश के क्वांटमीकरण से क्या तात्पर्य है? ये हमेशा एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। क्वांटमीकरण का मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है वो मूल आवेश E के गुणज होता है। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई भी आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, हो सकता है, अर्थात किसी आवेश का मान प्लस माइनस E के ही समभव के रूप में होता है। यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि क्वांटमीकरण से तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु पर जो आवेश का मान होता है वो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्या होता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसी भी आवेश, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान होता है क्या? मूल आवेश E जो है वो मूल आवेश है जिसका मान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे लिख सकते हैं जहां स्मॉल e इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये मूल आवेश स्मॉल e का पूर्ण गुणज होता है किसी भी वस्तु पर आवेश, इसी को क्वांटमीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और हमको हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है और ये हम लोग का रिवीजन क्लास है, क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में जितना आप फास्ट रिवीजन करते हैं उतना ही आपका सिलेबस जो होगा जल्दी से ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में धड़ाधड़ आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिए, आवेश के ईएसयू, ईएमयू तथा कूलम्ब मात्रकों में क्या संबंध है? तो आपको बताना चाहेंगे ईएसयू जो है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ईएमयू जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और ये जो है आवेश का कह सकते हैं सीजीएस मात्रक। क्या है? कह सकते हैं आवेश का सीजीएस मात्रक और कूलम्ब जो होता है आवेश का एसआई मात्रक होता है। याद रखिएगा ये ईएसयू ये आवेश का सीजीएस मात्रक है तो छोटा मात्रक के रूप में होंगे और कूलम्ब जो होता है आवेश का बड़ा मात्रक होता है। तो इसको हम आंसर में लिख सकते हैं, एक कूलम्ब इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 1 ईएमयू। ईएमयू का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक कूलम्ब इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 1 ईएमयू और इसका जो वैल्यू होता है या एक कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 9 ईएसयू। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि एक कूलम्ब बराबर कितना ईएसयू होता है, तो एक कूलम्ब बराबर 3 गुणे 10 का पावर 9 ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट होता है। या एक कूलम्ब बराबर कितना ईएमयू होता है, तो कहेंगे 10 का पावर माइनस 1 ईएमयू होता है। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कूलम्ब का नियम नाभिक की दूरी को भी सकते हैं? यदि हाँ तो नाभिक में 2 प्रोटॉनों के बीच
प्रबल प्रतिकर्षण क्यों नहीं होता है? याद रखिएगा कि कूलाम का नियम नाभिकीय दूरियों के लिए भी सत्य है। यदि है तो नाभिक में दो प्रोटॉनों के बीच प्रबल प्रतिकर्षण क्यों नहीं होता है? तो आपको बताना चाहेंगे कि जो कूलाम बल होता है वो दो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होते हैं। कूलाम बल क्या होते हैं? दो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होते हैं, जिसे हम कूलाम बल कहते हैं। और कूलाम बल या तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच होंगे या तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होंगे तो आकर्षण बल, लेकिन अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होंगे तो प्रतिकर्षण बल। लेकिन नाभिक में ऐसा नहीं होता है। तो लिखेंगे कूलाम का नियम सभी दूरियों के लिए सत्य है। कूलाम का नियम क्या होता है? सभी दूरियों के लिए सत्य है या नाभिकीय दूरियों के लिए भी सत्य है। याद रखिएगा कूलाम का नियम सभी दूरियों के लिए सत्य है और नाभिकीय दूरियों के लिए भी सत्य है। नाभिक में दो प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षणात्मक स्थिर विद्युत बल की तुलना में आकर्षणात्मक नाभिकीय बल अधिक प्रबल होता है। याद रखिएगा नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आकर्षण बल होता है, जिसके वजह से वो नाभिक में बने रहते हैं। इसलिए आकर्षण बल की तुलना में प्रतिकर्षण बल क्या होता है? बहुत ही कम होता है। याद रखिएगा प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षणात्मक स्थिर विद्युत बल की तुलना में आकर्षणात्मक नाभिकीय बल अधिक प्रबल होता है। आकर्षण बल बहुत अधिक होने के कारण ही प्रोटॉन जो होते हैं नाभिक के अंदर होते हैं। याद रखिएगा। और कूलाम बल सभी दूरियों के लिए सत्य है और नाभिकीय दूरियों के लिए भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या विद्युत बल जो एक आवेश क्या वह विद्युत बल जो एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर आरोपित करता है बदल जाएगा यदि इसके समीप अन्य आवेश को लाया जाए? तो याद रखिएगा कोई भी दो आवेशों के बीच बल लगता है, अगर दो आवेश के बीच में अगर तीसरा भी आ जाए आवेश, तो उस दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। याद रखिएगा किसी भी दो आवेशों के बीच अगर बल लग रहा है और उसके बीच में एक और तीसरा बल आ जाए तो उन दोनों के बीच में लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको आप इस तरह से समझिएगा, मान लीजिए ये दो वस्तु हैं ए और बी और दोनों के बीच में क्या होते हैं? बल लगते हैं और तीसरा बल सी आ जाता है, तीसरा जो वस्तु है सी आ जाता है, तो इन दोनों के बीच में इसका कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं क्या कि नहीं। याद रखिएगा क्या वह विद्युत बल जो एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर आरोपित करता है बदल जाएगा यदि इनके समीप अन्य आवेश को लाया जाए? तो अन्य आवेश को इन दोनों के बीच में लाने पर इनके बीच में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होने वाला है। हमारे और आपके बीच में जो रिलेशन है वो तीसरा अगर कुछ भी कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस दोनों में रिलेशन बन गया अट्रैक्शन या रिपल्सन का, तीसरे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद है तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट से हमें पता चल पाता है कि आपको कितना समझ में आता है और ये जो हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं जो क्रैश कोर्स के रूप में आपके लिए बेनिफिट कितना हो रहा है ये जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम और आपको बेटर से बेटर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर सके। और हमें भी मालूम होना चाहिए कि हम फास्ट आपको बता रहे हैं कि स्लो बता रहे हैं। जरूर ये कमेंट करके बताइए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमाएं लिखिए। विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमाएं लिखिए। इस विमा को लिखने के लिए या मात्रक को लिखने के लिए आपको बताना चाहेंगे, ये आप जानते हैं कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। बाबू एप्सिलॉन नॉट हमको निकालना तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ये 1/4 पाई ये 4 और ये ऐड कर लेते हैं Q1 Q2 बाई R²। ये तो 1/4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है
और एच का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन हो जाएगा। ये आपका आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो कूलम ये कूलम स्क्वायर, और आर जो होता है वो दूरी, और दूरी का मात्रक मीटर, ये ऊपर जाएगा तो हम पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो मात्रक हो गया। अगर बीमा अगर हमको निकालना होगा तो बीमा निकालने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस आवेश का जो बीमा होता है वो एटी होता है। क्या होता है बाबू, एटी। और ये हम कर लेते हैं न्यूटन का जो बीमा होता है एम टी का पावर -2 लिख लेते हैं, एम टी का पावर -2। इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इसका पावर -1, और एम जो है वो एल का पावर। तो इसको हम कंबाइन करते हैं, ये कर लेते हैं क्या, एम का पावर -1, और आप देखिए एल का पावर -1 और एल का पावर -2, एल का पावर -3, टी का पावर 2 और टी का पावर माइनस से प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, टी का पावर 4। तो इस तरह से यह हमारा मात्रक, ये हमारा मात्रक हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बीमा। इस तरह से रट्टा नहीं जाता है, बस इसको माइंड में रखा जाता है। यदि कूलम का ये क्या है, फॉर्मूला है, कूलम बल का ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो इसका मात्रक और बीमा आराम से याद कर सकते हैं। इसका आंसर हम लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका बीमी एम इनवर्स एल का पावर -3, टी का पावर 4, और देखिए ए का पावर यहाँ पे 2 नहीं लिखे थे, ए का पावर हम क्या कर लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। तो ये बीमा हो गया। तो इसको आप लोग इस तरह से याद करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये उम्मीद है कि ये मात्रक और बीमा आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैद्युतांक की परिभाषा दीजिए। ये 2 नंबर में अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होता है, परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा आप किस तरह से देंगे वो आपको बताएंगे। निम्नलिखित माध्यमों का परावैद्युतांक कितना होता है, वायु का पूछ देगा, निर्वात का पूछ लेगा, जल का पूछ देगा, धातु का पूछ देगा। तो याद रखिए वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, परावैद्युतांक का मान वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, धातु के लिए इन्फिनाइट यानी कि अनंत होता है, जल के लिए कितना होता है, जल के लिए 80 होता है, और अन्य माध्यम के लिए क्या होता है, 1 से अधिक होता है। तो चलिए हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में इस तरह से कहेंगे कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक वायु अथवा निर्वात में कुछ दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। याद रखिएगा, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि देखिए 2 बल, एक बल हम वायु या निर्वात में रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और दूसरा जो होता है हम लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन कर लेते हैं। देखिए ये एप्सिलॉन नॉट है और दूसरे माध्यम में एप्सिलॉन कर लेते हैं, और यही आवेश और इतना ही दूरी पर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा ना, सो हम क्या लिखेंगे, ये ऊपर चल जाएगा तो लिखेंगे एप्सिलॉन बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए एफ ए हो गया और एफ एम हो गया, एफ ए बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम के बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, के, और के को ही परावैद्युतांक बोलते हैं। याद रखिए के को क्या बोल देते हैं, परावैद्युतांक। याद रखिएगा कि इसका परिभाषा अगर हमको देना होगा तो कहेंगे किसी माध्यम का परावैद्युतांक वायु अथवा निर्वात में कुछ दूरी पर स्थित 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल। ये 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल वायु या निर्वात में, और यही दोनों आवेशों के बीच लगने वाला किसी अन्य माध्यम में बलों के अनुपात को हम परावैद्युतांक के कहते हैं।
परावैद्युतांक को K से डिनोट करते हैं और K बराबर हो जाता है Fa/Fn या ε1/ε0। ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल आपको हम इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल का भी वीडियो बनाएंगे और इसके पहले भी न्यूमेरिकल का वीडियो बना है, उस वीडियो को भी आप लोग देखिए, रिवीजन करिए और कोशिश करिए एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए। हमारा तो 100% रहेगा कि आप फिजिक्स में 100% मार्क्स लाइए। यदि आप मेरा पूरा लेक्चर आप देखते हैं ध्यान से तो आपका एक नंबर भी कटेगा नहीं, 100% लाइएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए यदि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्त को भी ये वीडियो से फायदा मिलता रहे। तो क्रैश कोर्स के लिए हमेशा इस वीडियो को देखते रहिए, जितने भी चैप्टर हैं इसी तरह से क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझाते रहेंगे और आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है और देखना है कि किस तरह से किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया इसका आंसर, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। वायुयान के टायरों पर सुचालक पदार्थों का लेपन क्यों किया जाता है? वायुयान अक्सर आप देखे होंगे एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उसमें सुचालक पदार्थ का लेपन किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वायुयान पर का आवेश जो होता है वो क्या हो, अर्थ में चला जाए, यानी कि पृथ्वी के अंदर चला जाए और उसमें आवेश न रहे, मींस अनावेशित हो जाए और आवेश पृथ्वी में चला जाता है, जिसके वजह से आग लगने का जो चांस होता है, आवेशित होने का जो चांस होता है वायु एरोप्लेन पर वो कम होता है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं टायरों पर सुचालक पदार्थों का लेपन के कारण घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश पृथ्वी में चला जाता है। यानी कि जब एरोप्लेन चलता है कुछ दूर तक तो घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण के कारण जो आवेश रहता है वो सभी आवेश पृथ्वी में चला जाता है, उस पे आवेश नहीं हो पाता है। अगर हम लेपन न करें तो घर्षण के कारण आवेशित हो जाएगा, आवेशित होने के कारण एरोप्लेन में आग लग सकता है, बिजली बंद करके वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग टायरों पर सुचालक पदार्थों का लेपन करते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्वलनशील पदार्थों जैसे पेट्रोल आदि ले जाने वाले टैंकर गाड़ियों के पीछे लोहे की जंजीर सड़क पर रगड़ती हुई क्यों चलती है? अक्सर आप देखे होंगे जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी होते हैं जो ले जाते हैं पेट्रोलियम पदार्थ को, तो उस पेट्रोलियम पदार्थ को ले जाने वाले ट्रक के नीचे वो जंजीर टाइप का लगा रहता है, सिकड़ टाइप का लगा रहता है और उसे धरती में यानी कि रोड पर रगड़ते हुए जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे वो चलते हुए क्या होता है उसमें घर्षण उत्पन्न होता है और उससे जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो टैंकर उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और वो आवेश क्या होता है कि आवेशित होने के कारण उसमें आग लगने की संभावना बनी रहती है और जब हम उसके नीचे जंजीर लगा देते हैं तो उस जंजीर के माध्यम से आवेश पृथ्वी में चला जाता है, जिसके वजह से और जो ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले टैंकर होते हैं उस पर आग लगने की संभावना कम होती है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि गाड़ी पर वायु के घर्षण से, गाड़ी चलती है तो वायु के घर्षण से कुछ आवेश एकत्रित हो जाते हैं। क्या होते हैं? गाड़ी पर घर्षण से, वायु के घर्षण से उस पर कुछ आवेश एकत्रित हो जाते हैं। उनके अनावेशित होने पर उत्पन्न चिंगारी से ज्वलनशील पदार्थ को बचाने के लिए गाड़ी के संपर्क में, यानी कि गाड़ी के संपर्क भूमि से कर दिया जाता है और संपर्क करने के लिए हम उसको जंजीर लगा देते हैं और वो क्या करता है, गाड़ी पर कोई आवेश एकत्रित नहीं होने देता है। उस जंजीर के माध्यम से पृथ्वी में आवेश चला जाता है, यानी कि गाड़ी पर से आवेश धीरे धीरे कहां पे चला जाता है, जंजीर के माध्यम से पृथ्वी में चला जाता है, जिसके वजह से ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले टैंकर पर कोई आवेश नहीं रहता है और वो सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। समरूप विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कैसी होती हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कैसी होती हैं? याद रखिएगा समरूप विद्युत
क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे के समान दूरी पर होती है, समानांतर होती है और कैसे होती हैं, एक दूसरे के समान दूरी पर। ये आपका विद्युत क्षेत्र क्या होती है, ये विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र और समरूप विद्युत क्षेत्र जो होता है एक दूसरे के समान दूरी पर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के समान दूरी पर होते हैं और समानांतर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, समान दूरी पर होते हैं और समानांतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्या, एक धनावेशित पिंड अपने समीप रखे एक अन्य अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा, एकदम करेगा, प्रेरण द्वारा आवेशित करेगा। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई वस्तु को रखे हुए हैं और ये आवेशित है, कोई वस्तु को रखे हैं और ये आवेशित है और इसके नजदीक कोई और वस्तु भी है, ये क्या है, अनावेशित है। करा क्या, धनावेशित, इसको हम प्लस मान लेते हैं। क्या धनावेशित पिंड अपने समीप रखे अन्य अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा, तो ये क्या होगा, ये प्रेरण द्वारा इस पर आवेश जाएगा। जब आवेश जाएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। तो हम इसको आंसर में इस तरह से देंगे कि हाँ, आवेशित पिंड समीप अनावेशित पिंड के समीप वाले सिरे पर प्रेरण द्वारा विपरीत आवेश, विपरीत आवेश का मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव आवेश उत्पन्न करता है, अतः इसे ए जो है बी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ए क्या करेगा, बी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस तरह से कोई भी धनावेशित पिंड अगर क्या है कि अनावेशित पिंड के पास रहेगा तो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप क्लास में बैठते हैं और क्लास में आप बहुत तेज हो जाते हैं और आपके बगल वाले अगर थोड़ा सा कमजोर भी है तो आपको फॉलो करने लगता है। क्या करता है, आपको फॉलो करने लगता है कि भाई कैसे ये पढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, कितना तेज हो गया है, हमको भी ये करना है। तो ये अनावेशित है, इसमें कोई आवेश नहीं, ये आवेशित है। तो ये इसके समीप आया तो इसका प्रभाव पड़ता है। इसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है और प्रभाव पड़ने के कारण ये भी आवेशित हो जाता है और ये एक करता है उसको आकर्षण। कोई भी अगर एक सुंदर लड़की अगर बैठ जाए तो श्योर है कि उसके आसपास के लोग अट्रैक्ट होने लगे। एकदम न्यूट्रल रहने के बावजूद भी क्या होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है। क्यों भैया, क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव, ये जो न्यूट्रल है जिसको कोई मतलब नहीं है, ये एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है। कोई कितनों भी तेज अगर दिमाग पे कंट्रोल किया है, मन पे कंट्रोल किया है, फिर भी भटक जाता है। जैसे आसाराम बापू देख ही रहे हैं, भटक गए और भटक गए तो आप कहाँ पे है जानते हैं। तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव पिंड के पास अगर कोई अनावेशित पिंड को रख दिया जाए तो पॉजिटिव क्या करता है, प्रेरण द्वारा अनावेशित पिंड को आवेश उत्पन्न कर देता है। और आवेश कैसा उत्पन्न करेगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। याद रखिएगा, भैया पैसा आपके पास है तो बगल वाला कमजोर है, गरीब है, तो आप क्या करिए, ले लो भैया, कुछ ले लो, दे लीजिएगा। ठीक उसी तरह से चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक समान द्रव्यमान के धातु के दो गोले लेकर एक को प्लस आवेश तथा दूसरी को माइनस क्यू आवेश दिया गया है, क्या दोनों गोले के द्रव्यमान में कोई अंतर आएगा और क्यों? एकदम अंतर आएगा। आपको बता दे रहे हैं, सपोज दैट हमारे पास 1 लाख रुपया है। क्या है, 1 लाख रुपया है। कितना हुआ, 1 लाख रुपया है और आपको हम दे दे रहे हैं, इसमें से ट्रांसफर कर दे रहे हैं 50,000 रुपया। कितना दे दे रहे हैं, 50,000 रुपया आपको दे दी, ले लो भैया, खाओ पियो एंजॉय करो। तो ये 1 लाख रुपया का जो वजन है, मान के चलिए 5 किलो है। 5 किलो मान के चलिए 2,000 का नोट है, या मान के चलिए 10 का नोट है, तो ये 1 लाख रुपया का वजन होगा ना, कुछ 5 किलो है। अब 5 किलो में आधा दे दिए तो बाबू 2.5 किलो इसमें ना आ गया। अब 2.5 किलो आ गया तो इसमें 2.5 किलो ना बचेगा, क्या होगा, 2.5 kg। अब 2.5 किलो कम हुआ कि नहीं। अब ये दिया तो ये धनात्मक और ये लिया तो ये क्या होगा, ऋणात्मक। जो देने वाला होता है वो धनात्मक और जो लेने वाला होता है तो ऋणात्मक। कह रहा है कि ठीक समान द्रव्यमान के धातु के 2 गोले लेकर एक को प्लस और दूसरे को माइनस,
आवेश दिया, क्या दोनों गोले के द्रव्यमान में कोई अंतर होगा? एकदम अंतर होगा। इसमें देखिए 2.5 किलो इस पर भी है, 2.5 किलो इस पर भी, दोनों समान द्रव्यमान के हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं बाबू? लिख सकते हैं कि धनावेशित गोले में कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण इसका द्रव्यमान कुछ कम हो गया, 5 किलो था अब 2.5 किलो हो गया, और ये ऋणावेशित होने के कारण इसमें कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इस पर 2.5 किलो का मान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा अधिक प्रबल है? जानते हैं जो प्राकृतिक में है वो 4 प्रकार के बल होते हैं। कौन कौन? तो गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो हम अभी इस 2 बलों की बात करते हैं। वैसे अगर इस प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे अधिक बल अगर है तो वो प्रबल नाभिकीय बल होते हैं, जो 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। किसके? तो हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ये स्थिर विद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण से 10 का पावर 36 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो लिखेंगे क्या? अधिक प्रबल है, तो लिखेंगे यस भाई, स्थिर विद्युत बल जो है अधिक प्रबल है। कितना? तो याद रखिएगा 10 का पावर 36 गुना, याद रखिएगा। कहीं कहीं 10 का पावर 39 गुना भी दिखाई देगा, या आप देख लीजिएगा 10 का पावर 39 या 10 का पावर 36, याद रखिएगा। आप कहिएगा सर दोनों में से कौन होगा? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना गुना आ रहा है, दोनों देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कभी ये दे देता है कभी ये देता है, लगभग अप्रोक्स ये होता है 10 का पावर 39 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कौन? तो स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल 10 का पावर 39 गुना अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल के से। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका रिवीजन क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, और हमें भी जानकारी होना चाहिए कि ये आपके लिए वीडियो कितना बेनिफिट हो रहा है, और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करवाएंगे। हम सोच रहे हैं कि जितने भी चैप्टर हैं वो सभी चैप्टर का 2 मार्क्स वाले और 1 मार्क्स वाले, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का रिवीजन करवाते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आएंगे, एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में आप 100% करिए, यही हमारी कोशिश रहेगी। बाकी आपको इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि वीडियो नहीं देखिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्वात में स्थित 2 बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण बल लग रहा है। निर्वात में स्थित 2 बिंदुओं के बीच आकर्षण बल लग रहा है। यदि दोनों आवेश को जल में, यानी कि जल का परावर्तन कहीं कहीं 81 देता है और कहीं कहीं 80 देता है, याद रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।